स्विच स्टेटमेंट्स देख ली, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें लूप्स में हम सबसे पहले कौन सा लूप पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, फॉर हो सकता है, वाइल हो सकता है, डू वाइल हो सकता है। तो पहले हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में होता है फॉर लूप, यहां पर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, ठीक है। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। ये अगर कोई कभी पूछे कि फॉर लूप क्या होता है, तो फॉर लूप ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यहाँ पे हमेशा कंडीशन होगी, ठीक है। हमेशा हम बोलेंगे फॉर लूप में सिर्फ मैंडेटरी क्या होता है, सिर्फ ये 2 सेमी कॉलन मैंडेटरी होते हैं, बाकी फॉर लूप में कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता। फॉर लूप, ब्रैकेट और ये सेमी कॉलन। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं ये एक्सप्रेशन 1 हो सकता है, ये एक्सप्रेशन 2 हो सकता है, ये एक्सप्रेशन 3 हो सकता है। ये कोई टर्मिनेशन कंडीशन होगी, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा। कोई कभी भी इंटरव्यू में पूछे तो आप फॉर लूप का ये जनरल एक्सप्रेशन बताएंगे, ठीक है। अब फॉर लूप में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी, कोई कहता है आप अपना नाम 5 बार लिखो, ठीक है। आपके लिए ईजी है, कैसे लिखोगे, प्रिंट एफ नेम 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 5 बार आपने लिख दिया। मैं कहता हूँ 100 बार लिखो, तो आप क्या प्रिंट एफ 100 बार लिखने जाओगे, नहीं। तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, लूप का यूज़ कर सकते हो। ये लूप क्या करता है, आपको इटरेट करेगा। अगर आपको किसी ने कंडीशन दे रखी है कि 100 बार आपको अपना नाम प्रिंट करना है, तो ये लूप आपको 100 बार चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज था फॉर लूप को। किसी काम को अगर रिपीटेड वे में करना है तो आपको लूप्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा कोड देखें, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हम इसको चलाते कैसे हैं, इटरेट कैसे कराया जाता है। एक आई वेरिएबल बनेगा, यहां पर हम प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा वो लिखेंगे। आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0। तो क्या जब पहली बार 0 हुई तो कैसे चलता है फॉर लूप, आई की वैल्यू 0 हुई, देन कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन 5 है, हाँ है, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे। देन जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन क्या चेक करेगा, अपडेशन करेगा। देन फिर अपडेशन करने के बाद कंडीशन चेक होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अंदर नहीं जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तो ये इसका एक फ्लो होता है। फर्स्टली यहाँ पे गया, आई इक्वल टू 0 हुई, 0 इज लेस देन 5 है, हाँ है, तो प्रिंट एफ क्या किया इसने, पहली बार लॉजिक लिफ्ट, देन लॉजिक लिफ्ट से फिर इंक्रीमेंट हुआ आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कैसा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट या प्री, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहां पर फर्क क्यों नहीं पड़ा पोस्ट और प्री का, कि आप इसको प्लस प्लस आई लिख लो, आई प्लस प्लस लिख लो, आप क्या किसी में वैल्यू असाइन कर रहे हो, इसकी नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ रहा। ये पूरा स्टेटमेंट चल रहा है तो आई की वैल्यू को ये अपडेट कर लेगा। तो अब अगर यहाँ पे प्लस प्लस आई भी लिख दोगे ना तो भी वो सेम ही काम करेगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हुई, 1, फिर यहाँ पे चेक करेगा 1 इज लेस देन 5 है, हाँ है, तो फिर यहाँ पे लॉजिक लिफ्ट, देन आई की वैल्यू कितनी हुई 2, फिर लॉजिक लिफ्ट, आई की वैल्यू हुई 3, देन फिर लॉजिक लिफ्ट, देन आई की वैल्यू हुई 4, फिर से क्या प्रिंट करेगा, लॉजिक लिफ्ट, देन अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो क्या हुई 5, 5 इज लेस देन 5 है, क्या फॉल्स होगी कंडीशन, फॉल्स होगी तो अब क्या ये प्रिंट करेगा, नहीं प्रिंट करेगा, तो हम सीधा बाहर आ जाएंगे। तो कितनी बार ये इटरेशन चला, ये इटरेशन चला 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स चला। अगर इसको हमें जनरलाइज बताना हो कि कैसे 5 टाइम्स चला, अपर लिमिट क्या है, 5 तक जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 5 पे खत्म हो गया है, तो 4 तक जाएगा, एक कम, 4 माइनस 0 प्लस 1। अगर काउंटिंग करते हैं, मान लो 1 से 10 तक की कितने नंबर है हमें बताना है, तो कितने नंबर होंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, 10 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आया, 10 आया, इंक्लूडेड 1 और 10। तो इसमें इंक्लूडेड क्या है, 0 और 4 इंक्लूडेड है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 कितनी बार चला ये लूप, 5 बार चला। कैसे चला, 1 2 3 4 5, 5वीं बार मतलब 6ठी बार ये टर्मिनेट हो गया। तो कितनी बार चला लूप, ये 5 बार लूप चला। अगर मैं इसका जनरलाइज रिजल्ट लिखूं कि कितनी बार कोई लूप चलता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को अब हम कर दें ठीक है, यहाँ पे कोई प्रिंट की स्टेटमेंट है हेलो, तो जनरलाइज में ये कितनी बार चलेगा? अगर ये लेस देन 5 था तो कितनी बार चला? 5 बार। अगर ये लेस देन n है तो कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? n टाइम्स चलेगा। ये हम एल्गोरिथम में एक एक करके और भी समझेंगे, ठीक है, नेस्टेड लूप्स के कितनी टाइम्स चलता है ये सब देखेंगे। अब फॉर लूप में एक दो क्वेश्चन लिखते हैं और उनके आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन और ऐसा कुछ भी याद करके नहीं जाना, हमेशा क्या मैंडेटरी है फॉर लूप में? सिर्फ सेमी कॉलन मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप सेमी कॉलन लगा रखे हो तो ये कोई एरर नहीं देगा। आप यहाँ पे कुछ मत लिखो, यहाँ पे कुछ मत लिखो, यहाँ पे कुछ मत लिखो, सेमी कॉलन लगा दो, ये एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये सेमी कॉलन मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों ही एक्सप्रेशन है, आई की वैल्यू 2 ही देन 2 ही। तो ये कंडीशन कभी जीरो होगी क्या? अगर ये 2 लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये कभी जीरो होगी ही नहीं। जीरो नहीं होगी तो ये कितनी बार इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है। और इस वाले में देखें i की वैल्यू 1 हुई, देन i में पहले 1 पड़ा था, ठीक है, देन i में क्या इनिशियलाइज हुआ? 0। तो ये क्या हो गया? 0। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हुई? एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई। अगर 0 हो गई तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, तो इसका नो आउटपुट, ठीक है। तो हमें फॉर लूप लगाना कहाँ चाहिए, ये क्वेश्चन आता है कि हम कब फॉर लूप लगाएं, कब वाइल लगाएं, कब डू वाइल लगाएं। अगर हमें पता है इफ नो द नंबर ऑफ इटरेशन, तब हम क्या यूज करते हैं? फॉर लूप यूज करते हैं। अगर हमें ये पता है कि कहाँ फॉर लूप लगाना है, मतलब कि अगर हमें लिमिटेड नंबर तक करना है, अगर हमें 100 बार ही नेम प्रिंट कराना है तो 100 बार क्या लगा दो कि फॉर लूप लगा दो कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है। अगर हमें ये पता है तो हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और इसमें मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी इसमें फॉर, ब्रैकेट और ये 2 सेमीकोलन, ठीक है। और इनमें हमेशा क्या आता है? एक्सप्रेशन आता है, बस यही था। और ये एक कीवर्ड है जो ये लगता है, ठीक है। यही इसमें 2 चीज़ें थी जो जानना था। अब हम दूसरा लूप पढ़ते हैं, वाइल लूप। फिर तीनों के क्वेश्चन साथ में देखेंगे, ठीक है। वाइल लूप देखते हैं। तो हमने पहला लूप एंड किया, फॉर लूप। अब एक और इटरेटिव लूप है जिसको हम कहते हैं वाइल लूप। वाइल लूप कहाँ लगाना चाहिए? पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि हम कब फॉर लूप यूज़ करें, कब वाइल लूप यूज़ करें। तो फॉर लूप वहाँ पे यूज़ करो जहाँ पे आपको पता है कि इस पॉइंट से लेकर इतना ही एग्जीक्यूट करना। मतलब अगर आपको 100 नंबर प्रिंट कराने तो 1 से 100 तक ही चलाना, आपको एंड पॉइंट भी पता है, स्टार्ट पॉइंट भी पता है, तो आप क्या यूज़ करो? हमेशा फॉर लूप यूज़ करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट पॉइंट तो पता है लेकिन एंड कहाँ होगा वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हम जब डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में हमें ये पता ही नहीं होता हमें रुकना कहाँ है, हमें कहाँ रुकना होता है? नल पॉइंटर पे रुकना होता है। तो वहाँ पे अगर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं ना तो दिक्कत ये आएगी कि हमें एंड पॉइंट तो पता ही नहीं है, उसमें 10 नोड होंगी, 20 नोड होंगी, 50 नोड होंगी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ हमें नल मिलेगा हमें वहाँ रुकना होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वाइल लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वाइल की कंडीशन क्या होती है? देखो इफ और स्विच में क्या होता था? कंडीशंस होती थी, ठीक है। इसमें भी कंडीशन और एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। वाइल देन यहां पे जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। ये होता है वाइल लूप। अब अगर हम एग्जांपल देखें, अच्छा एक पूरे कोड को हम वाइल फॉर से वाइल में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक फॉर लूप था। अच्छा एक चीज याद रखना, पहले के कंपाइलर में ये हो सकता है एरर देता हो, मतलब टर्बो वर्बो में, लेकिन अब के कंपाइलर स्मार्ट हो गए। तो पहले क्या होता था कि हमें सी में हम जब ऊपर जाते थे ना तो हमें सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता था, हमें इतने वेरिएबल लेने हैं, इंटीजर टाइप है, ये है। अब क्या हो गया है कि हम फॉर लूप के अंदर ही ऐसी चीजें लिख सकते हैं क्योंकि कंपाइलर स्मार्ट हो चुके हैं हम, ठीक है। पहले ऐसे कंपाइलर नहीं है कि आपको यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। अब आप ऐसा लिखोगे तो ये एरर नहीं देता,
नहीं तो होता था पहले कि ये एरर शो कर देते थे। इंटीजर आई इक्वल टू 0 है, आई इज़ लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस है, ठीक है। प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है मान लो। अब अगर इसको हमें वाइल लूप में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, पानी तो ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे थे फॉर लूप से वाइल लूप में। तो वाइल लूप में पहले क्या बताया मैंने, कंडीशन तो होगी, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, लेकिन इनिशियलाइजेशन हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो हम इनिशियलाइज पहले करेंगे, ठीक है। टर्मिनेशन चाहिए हमें, वाइल कहाँ पे टर्मिनेट हो, जब आई लेस देन 10 हो जाए, आई लेस देन 10, ठीक है। देन प्रिंट क्या करना है, रिजल्ट हमारा ये है, ठीक है, ये प्रिंट करना है। लेकिन अब अगर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन कभी क्या फॉल्स होगी। अगर यहाँ पे हम मान लो कुछ नहीं लिखते तो ये कितने टाइम चल जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, क्योंकि आई कभी अपडेट नहीं होगा और हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तो प्रोग्राम कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, तो ये दोनों कोड सेम है। तो ऐसे कन्वर्जन किया जाता है, फॉर लूप से वाइल लूप में जाना है तो आपको हमेशा ये माइंड सेटअप करना है कि ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं वाइल की कंडीशन बनेगी, जो इसके अंदर का कंटेंट होगा वो इसके अंदर आएगा, और जो इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू होगी वो इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू होगी, जो इसकी अपडेशन कंडीशन होगी वो लास्ट में लिखी जाएगी। तो ये होता है फॉर और वाइल। हाँ, इन दोनों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डू वाइल का तो शायद ही हम कभी प्रोग्रामों में यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर और वाइल का हम कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम डू वाइल देख लेते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम, डू वाइल, ठीक है। तो फॉर लूप कब लगाते हैं हम, जब हमें इटरेशन नोन हो। वाइल लूप कब लगाते हैं, जब हमें इटरेशन नोन ना हो, हमें कितना टाइम चलना है। डू वाइल कब लगाते हैं, डू वाइल ऐसी कंडीशन में लगाते हैं, मतलब नॉर्मली तो हम बहुत कम ही यूज़ करेंगे इसका, ऐसी जगह लगाते हैं जब हम कहना चाहें कि हमारा जो लूप है वो एक टाइम तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कंडीशन फेल होती है तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, इसको डू देन वाइल, और वाइल में क्या लिखा जाता है, कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन या एक्सप्रेशन, ठीक है। ये होता है इसका सिंटैक्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, इंटीजर आई इक्वल टू 6 है मान लें, ठीक है। डू हमें प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। देन वाइल आई इज लेस देन 7, आई इज लेस देन 5 फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो पहले इंटीजर आई इक्वल टू 6 होगा, यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या चेक करने की, नहीं है, तो मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच से अंदर आएगा, प्रिंट एफ हेलो करेगा, देन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब 6 इज लेस देन 5 है, नहीं है, तो अब डू वाइल वापस नहीं जाएगा, एक बार हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। अगर मान लो यहाँ पे कोई कंडीशन लिख देते हम, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसा कुछ अपडेशन हो, मान लो यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, और इसको कर दिया आई इज लेस देन 7, तो क्या होगा, आई इक्वल टू 6 होगा, देन अंदर आएगा 6 प्लस 1 7, फॉर एग्जाम्पल 8 कर देता हूँ इसको, ठीक है। अंदर आएगा आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है, पहले 6 है, देन क्या हुई 7 हुई, हेलो प्रिंट करेगा, पहली बार स्क्रीन पे हेलो प्रिंट किया, देन 7 इज लेस देन 8 है, हाँ है, तो वापस जाएगा, आई की प्लस 1 वैल्यू करेगा, 8 करेगा, फिर हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन फिर बाहर आएगा, देखेगा अब 8 इज लेस देन 8 है, फॉल्स हो गई कंडीशन, अब नहीं जाएगा। तो ये होता है डू वाइल लूप, ठीक है। तो पूरे लूप में हम दो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। कहाँ पे लगाते हैं, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, लगाते कहाँ पे हैं। फॉर लूप कब लगाएंगे, जब इटरेशन नोन हो और इटरेशन नॉट नोन हो।
नो। ठीक है, तो ये था पूरा लूप। अब दो चीज़ें और हम देखते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ये टर्म मैंने यूज़ किया था स्विच बताते हुए और स्विच को बताते हुए यूज़ किया था। ब्रेक और कंटिन्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पे थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जो गेट में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ मैं। पहले देखते हैं ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या है? एक कीवर्ड है। ये क्या करता है? ये लूप टर्मिनेशन का काम करता है, पूरे लूप को टर्मिनेशन कर देता है। टर्मिनेट होल लूप। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये टर्मिनेट होल लूप करता है। कभी इफ में आप चाहो तो ब्रेक लिखने लगो तो वो गलत है। ठीक है, वो एरर देगा। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखना, ये लूप में यूज होता है। आप ये करना चाहो कि आप सिलेक्शन स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज करने लगो तो वो गलत है, वो एरर देगा। ठीक है, अब अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो, इफ 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो कंडीशन ट्रू है। लेकिन अब आप अंदर आके कुछ ऐसा कर देते हो कि यहाँ पे आप आके ब्रेक लिख रहे हो, तो मैंने क्या कहा, ये क्या करता है? टर्मिनेट होल लूप को टर्मिनेट करता है, ना कि किसी कंडीशन को। तो ये क्या देगा? ये एरर देगा। आप ये चला के देखना। ठीक है, ये एरर देगा। ठीक है, अब ब्रेक होता क्या है, काम क्या करता है? आपको कोड को लिखता हूँ, अगर लिखूँ क्या काम है ना, इवन आए तो आपको अपना नाम प्रिंट करना है। इवन कैसे चेक होगा ये भी बताता हूँ। मान लेते हैं मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इफ कंडीशन क्या लिखेंगे? इवन क्या होता है? इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों। लेकिन 2 से डिविजिबल होने का कंडीशन हम क्या चेक करेंगे? हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था मॉड और एक पढ़ा था डिवाइड। तो अगर हमें ये चेक करना है कि 2 से डिविजिबल कब है, तो हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा? मॉड को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम रिमाइंडर चेक कर लेंगे। तो क्या करते हैं हम, आई मॉड 2। अगर रिमाइंडर किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो मतलब वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। जैसे ही इवन नंबर आया तो हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। क्या? अपना नाम। मान लेते हैं लॉजिक लिफ्ट। और अगर इवन नहीं है, मतलब ऑड हुआ, या फिर मान लेते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हाँ ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट पर मान लें एल्स इफ आई इक्वल टू 7 हो जाता है। ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर आई इक्वल टू 7 हो जाता है, हमें ये कंडीशन चेक करनी है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 7 mod 2 तो कभी इवन होगा नहीं। और हम कह रहे हैं अगर आई 7 के बराबर हो गया तो क्या कर दो? ब्रेक कर दो लूप को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रेक लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? अगर हम इसको ड्राई रन करा के देखें तो आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, इसका ड्राई रन कराते हैं आई, और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो आई पहली बार 2 हुआ, अंदर आया, कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन 10 है, हाँ है, तो अंदर आया। 2 mod 2 इक्वल टू 0 है, हाँ है, ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। ठीक है, देन प्रिंट एफ क्या हो जाएगा? लॉजिक लिफ्ट। ठीक है, तो पहली बार लॉजिक लिफ्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, देन ये चल गया तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, तो वापस से लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 3 हुई। देन 3 इज लेस देन 10 है, हाँ, 3 mod 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये चेक करेगा क्या 3 इक्वल टू 7 है, नहीं है। फिर से आई की वैल्यू अपडेट हुई, आई की वैल्यू 3 के लिए चल गया। देन आई की वैल्यू 4 हुई, 4 mod 2 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो क्या प्रिंट करेगा? फिर से 4 पे लॉजिक लेफ्ट। ठीक है, देन फिर से अपडेट हुआ, आई की वैल्यू 5 हुई, 5 mod 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो 5 इक्वल टू 7 है क्या? नहीं है, तो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। 6 हुई, 6 mod 2 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो क्या प्रिंट करेगा? लॉजिक लेफ्ट। देन अपडेट हुआ, आई की वैल्यू 7 हुई,
7 mod 2 इक्वल टू 0 है। अगर ये ट्रू हो जाता तो ये चल जाता, ये नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे mod 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो मतलब यहाँ चेक करेगा क्या 7 इक्वल टू 7 है। हाँ, ब्रेक। ब्रेक क्या कहता है? ब्रेक कहता है टर्मिनेट होल लूप। अब क्या वापस से ये लूप में जाएगा? नहीं, ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद सीधा ये लूप यहाँ से टर्मिनेट होके बाहर निकल आएगा। मतलब अब इसके बाद कोई भी इटरेशन नहीं चलेगी, ये होता है ब्रेक का मतलब। तो कितनी बार चला? 7 तक। ये कितनी बार प्रिंट करेगा लॉजिक लिफ्ट? 1 2 3 बार प्रिंट करेगा। और आई की वैल्यू कितनी बार चली? 1 2 3 4 5 6 बार चली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था ब्रेक का। अब कॉन्टिन्यू की बात करें, कॉन्टिन्यू क्या कहता है? तो ब्रेक के लिए आप ये याद रखेंगे, कॉन्टिन्यू क्या कहता है? कॉन्टिन्यू कहता है, ब्रेक कहता है टर्मिनेट होल लूप, और कॉन्टिन्यू कहता है टर्मिनेट करंट इटरेशन ओनली। ठीक है, कॉन्टिन्यू क्या कहता है? ठीक है, टर्मिनेट करंट इटरेशन ओनली। अगर इसी के एग्जांपल में हम ये देखें, ऐसा ही कुछ एग्जांपल लिखते हैं। आपको क्या करना है? आपको अपना नाम प्रिंट करना है। कब करना है? जब भी इवन हो तो नाम प्रिंट करना है, ऑड हो तो कुछ नहीं करना, कॉन्टिन्यू कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस। ठीक है, इफ i mod 2 इक्वल टू 0 है तो क्या करें? कॉन्टिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या करें? प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करें? लॉजिक लिफ्ट। ठीक, कुछ ऐसा कोड है मान लेते हैं। तो ये क्या कैसे चलेगा? i की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 3 है, हाँ है। 1 mod 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो क्या कॉन्टिन्यू होगा? नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा? लॉजिक लिफ्ट पहली बार प्रिंट करेगा। देन फिर से इटरेशन गया, i प्लस प्लस हुई, i की वैल्यू 2 हुई, देन 2 mod 2 इक्वल टू 0 है, हाँ है, लेकिन इस बार ये कॉन्टिन्यू सीधा टर्मिनेट नहीं करेगा। कॉन्टिन्यू करंट इटरेशन को, मतलब इसके नीचे लिखा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा, कॉन्टिन्यू सीधा इसको सीधा इंक्रीमेंट कर देगा, आगे का कोड पूरी तरीके से टर्मिनेट कर देगा, करंट इटरेशन को उसने खत्म कर दिया। कॉन्टिन्यू अब सीधा इसको अपडेट करेगा, तो i की वैल्यू 3 हुई, 3 इज लेस देन 3 है, हाँ है, 3 इज लेस देन 3 है, हाँ है, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो अंदर आएगा। 3 इज लेस देन 3 है, हाँ है, अच्छा ना, 3 इज लेस देन 3 है, नहीं, 3 इज लेस देन 3 नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो कॉन्टिन्यू का मतलब समझ में आया? कॉन्टिन्यू करंट इटरेशन को सिर्फ वो टर्मिनेट करती है, और लेकिन ब्रेक क्या करती है? होल लूप को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यू और ब्रेक में ये डिफरेंस समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपको पूरे लूप को टर्मिनेट करना है तो आप ब्रेक यूज़ करो, करंट इटरेशन को करना है तो कॉन्टिन्यू को यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा लूप खत्म कर लिया, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में सारी चीज़ें देख ली। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि गेट में इस पर से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इटरेशन करना सिखाऊंगा सही। और भी हम सीखेंगे, जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो हम और इटरेशन पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो, जैसे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस। ठीक है, प्रिंट एफ हेलो, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा? तो यार देखो, लूप को ट्रेस करने का ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ सबसे अच्छा मेथड है, आपको ईजिली सब कुछ विजुअलाइज होकर दिखेगा। हमेशा क्या करो, जितने भी इटरेशंस पे चल रहे हैं उनके वेरिएबल को बना लो, और यहाँ पे जो भी आउटपुट स्टेटमेंट हो वो लिख लो। ठीक है, अब i की वैल्यू पहले चेक करो, i की वैल्यू 0 हुई, i यहाँ पे एक मेमोरी में क्रिएट हो रहा होगा जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, पहले 0 हुई, क्या 0 इज लेस देन 3 है? कैसे एग्जीक्यूट करता है? पहले ये चलेगा, देन ये चलेगा, देन ये चलेगा, देन इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, देन फिर कंडीशन चेक होगी, ये फ्लो होता है एक।
तो 0 पे आया, 0 इज लेस देन 3 है, हेलो प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट हुआ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, 1 इज लेस देन 3, हाँ है, हेलो प्रिंट करेगा। देन इंक्रीमेंट हुआ आई की वैल्यू 2 हुई, 2 इज लेस देन 3, हाँ हेलो प्रिंट करेगा। देन आई की वैल्यू 3 हुई, क्या 3 इज लेस देन 3 है? नहीं, नहीं है तो क्या करेगा, अब यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा, अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ जाएगा। तो कितनी बार आई चला, आई की वैल्यू 0 से 3 तक अपडेट हुई। अगर कोई आपसे बोल दे कि अब आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू तो 3 है, लेकिन ये लूप कितनी बार चला है, लूप तो 0 से लेकर लेस देन 3 तक चला है, ठीक है। तो 0 से ऐसा कह सकते हैं 0 से 2 तक चला, तो 0 से 2 तक कितने नंबर होंगे, मैंने निकालना सिखाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो 2 माइनस 0 प्लस 1 चला कितनी बार, लूप कितनी बार। अगर आपसे कोई पूछे लूप कितनी बार चला, तो लूप तो 3 बार चला, लेकिन आई की वैल्यू कितनी बार अपडेट हुई, आई की वैल्यू 4 बार अपडेट हुई, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम एक और लूप देखते हैं, नेस्टेड लूप की बात करते हैं। ठीक है, अब इस लूप को चलाना है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। हम अभी ये 3 5 ऐसे बात करें, फिर हम इसको जनरल करके बात करेंगे, एन के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, एक इसके लिए बनाओ आई, एक इसके लिए बनाओ जे। क्या ये दोनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। क्या कोई भी आई का टर्म यहाँ कहीं लिखा है इस लूप के अंदर, नहीं लिखा, तो ये कैसे लूप है, इंडिपेंडेंट लूप है। अगर ये डिपेंडेंट होते तो फिर एनालिसिस थोड़ी सी चेंज होती, ठीक है, लेकिन अभी एक ऐसे हैं, ये इंडिपेंडेंट लूप है, तो हम इनको आई और जे और आउटपुट जो होगा हमारा वो है, ठीक है। ट्रेस करते हैं, आई की वैल्यू 0 हुई, तो जे कितनी बार चला, 0 से लेकर 5 तक चला, मतलब 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा। सिमिलरली ये लूप और ये इसको चलाना आपको मैंने सिखाया, इसी तरीके का ये चल रहा है। तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, ठीक है, 4 के लिए भी चलेगा, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, बट क्या 5 के लिए चलेगा, 5 जे की वैल्यू तो 5 होगी, लेकिन क्या 5 के लिए चलेगा, नहीं, 5 इज लेस देन 5, नहीं, तो 5 के लिए नहीं चलेगा। तो कितनी बार हेलो प्रिंट करेगा ये, 1 2 3 4 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। देन फिर ये लूप खत्म होगा, फिर ऊपर जाके वैल्यू आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर ये भी कितनी बार चलेगा, इसके लिए 5 बार चलेगा, तो 5 टाइम्स ये भी चला सिमिलरली। फिर आई की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, ये भी 5 बार इसके लिए चलेगा। लेकिन आई की वैल्यू जब 3 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 3 इज लेस देन 3 है, फॉल्स, गलत हो गया, तो क्या ये लूप चलेगा, ये लूप नहीं चलेगा। तो आई कितनी बार चला, आई 3 बार चला, जे 0 के लिए 5 बार चला, 1 के लिए 5 बार चला, 2 के लिए 5 बार चला, मतलब ये टोटल कितनी बार चला, 1 2 3 टाइम्स आई की वजह से चला, इनटू ये खुद इस स्टेटमेंट को कितनी बार चलाया, 5 बार, तो टोटल कितनी बार चला, 15 टाइम्स, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर नेस्टेड लूप है, अब मैं इसको n के टर्म्स में बात करूं, अगर 3 की जगह ये n होता, ठीक है, और 5 की जगह ये भी n होता, तो ये लूप कितनी बार चलता, n टाइम्स, ये लूप कितनी बार चलता है, n टाइम्स। तो ओवरऑल ये दोनों मिला के कितनी बार चलते, n इंटू n, तो ये चलते n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। ये इस तरीके से एनालिसिस होती है इनकी, ठीक है। तो आपको गेट में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे एनालिसिस करने के, एल्गोरिथम में हम और डिटेल में इन पे क्वेश्चंस करेंगे। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब इसी में चेंजेस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपको प्रिंट करना है, लेकिन इस बार ये j प्लस प्लस नहीं हो रहा, 1 से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, हम इंक्रीमेंट मान लेते हैं j इक्वल टू j इंटू 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप याद रखो कि अगर आपको रिजल्ट्स याद नहीं है तो आप n लेकर डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम 2 वैल्यू लेते हैं,
एक लेते हैं जो 2 से डिविजिबल होगी, एक लेते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। दो वैल्यू पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एक वैल्यू ले लेता हूँ 7 और एक वैल्यू ले लेता हूँ 10, ठीक है। मान लेते हैं n की वैल्यू 7 है पहले टाइम पे, ठीक है। तो फिर हम एनालिसिस करते हैं अब। ठीक है, j की वैल्यू 0 हुई, 0 इज लेस देन 7 है, हाँ है, तो क्या होगा, प्रिंट करेगा, करेगा, ठीक है। देन j इंटू सॉरी, अगर हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर j को 0 से स्टार्ट करेंगे तो हर बार क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो क्या ये कभी कंडीशन फॉल्स होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लेकर चलो आप, 1 लेकर चलो, क्योंकि फिर तो कंडीशन ही फॉल्स नहीं होगी, ठीक है। तो j की वैल्यू मैं 1 लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, अगर मैं पूछूं ऐसे डायरेक्टली, अगर यहाँ पे सिर्फ j प्लस प्लस होता तो n माइनस 1 प्लस 1 हो जाता, तो कितना आता, n टाइम्स n माइनस नहीं n माइनस 1 प्लस 1 कितने टाइम चलता है, n माइनस 1 टाइम्स चलता फिर ये लूप, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ना, ये हो जाता फिर, ठीक है। क्योंकि इससे एक कम जाता ना, तो ये कैलकुलेशन क्या आती, n माइनस 1 टाइम चलता। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे तो कितने टाइम चल रहा था, n टाइम चल रहा था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कितने टाइम लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो j की वैल्यू 1 हुई, देन अब j की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, 1 इंटू 2, क्या 2 इज लेस देन 7 है, हाँ है, फिर से क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। देन 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 हो गई, 4 इज लेस देन 7 है, हाँ है, फिर से प्रिंट करेगा। देन 2 का क्यूब, 8 हो गई वैल्यू, 8 इज लेस देन 7 है क्या, नहीं है, नहीं है, तो अब यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। तो कितनी बार ये चला, 3 टाइम्स चला, 3 टाइम्स ये लूप चला। j की वैल्यू अगर पूछेगा कोई तो वो 4 बार चली है, ये बात हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। तो ये कितनी बार चला, इसका जो इनके अंदर लिखा हुआ है वो कितनी बार चला, 3 टाइम्स चला, ठीक है। ये एक एनालिसिस हुई, ठीक है। अब एक एनालिसिस हम 10 पे करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई एक और वैल्यू लेकर देखेंगे, जब तक समझ में ना आए तब तक इनकी वैल्यू को आप कंसिडर करते रहो, ठीक है। फिर आपके पास जनरलाइज रिजल्ट आ जाएगा। देन 1 हुआ, आउटपुट देगा ये हेलो, देन वैल्यू 2 होगी, आउटपुट देगा हेलो। सिमिलरली चल रहा है, कैसे चल रहा है, आई की वैल्यू, j की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 10 है, हाँ है, हेलो प्रिंट किया। देन 1 इंटू 2, 2 हुई, 2 इज लेस देन 10 है, हाँ है। देन 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर प्रिंट करेगा। 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर प्रिंट करेगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 इज लेस देन 10 है, नहीं है। तो ये कितनी बार चला, ये चला 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो एक चीज दिख रहा है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अगर हम 4 इटरेशन लेते तो कितनी बार चलती चीजें, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो 1 पे चलता, 2 पे चलता, 2 की स्क्वायर पे चलता, 4 टाइम हुआ, ठीक है। तो ये कितनी बार चला, ये भी 3 बार चला, और 8 से कम है अगर तो भी कितनी बार चला, 3 टाइम्स चला, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम इसका लॉग ही तो ले रहे हैं, लॉग, ठीक है। लॉग लिखो, लॉग n बेस 2, ठीक है, लॉग n बेस 2, और इसका अगर 2 होता तो 3 बार चलता, मतलब 8 होता तो कितनी बार चलता, 4 बार चलता, 1 2 3 4 टाइम्स चलता। तो इसका नहीं 7 लिया तो 3 टाइम चला, 1 2 3, 3 टाइम चला, 4 बार नहीं चला, तो इसका लोअर बाउंड, ठीक है। अब इस पे अगर हम वैल्यू सेटिस्फाई करें, n की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू अगर 8 है तो कितनी टाइम चलना चाहिए, 3 टाइम चलना चाहिए, 1 2 3, नहीं log n बेस 2 प्लस 1 होगा। अगर 7 है तो 7 में log 7 बेस 2, लोअर बाउंड लूँगा तो 7 का हो गया 3, 2 प्लस 1 3, हाँ यही होगा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था कि आप गैस करके बता सकते हो। ठीक है, ऑप्शन चेक ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर हमें जीपी की तरफ जाना पड़ता है, जीपी के फॉर्मूले देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके, मतलब थोड़ा सा अगर देखें, एन जो है, अगर हम मान के चले कि किसी के पॉइंट पे जाके ये टर्मिनेट हो रहा है, कोई के वेरिएबल होगा जहाँ पर ये 2 की पावर के जो है, ठीक है, वो हो जाएगा ग्रेटर देन एन, तब तो ये टर्मिनेट हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं किसी के पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 2 की पावर 1 पे चले, 2 की पावर 2 पे चलेगा, 2 की पावर 3 पे चलेगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक ये n से बड़ा ना हो जाए तब तक तो चलेगा ना। तो मान लेते हैं 2 की पावर k पे जाके ये बड़ा हो गया और यहाँ पर ये टर्मिनेट होगा, तो ये कितनी बार चला, पूरा चला कितनी बार, k+1 टाइम चला। ठीक है, k+1 टाइम चला, टाइम्स ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अभी हमें के इसमें कुछ था क्या, नहीं था, तो हमें के टर्म में आंसर देना है, नहीं देना, हमें किसके टर्म में आंसर देना है, एन के टर्म में आंसर देना है। तो ये कहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, जब 2 की पावर के, ठीक है, इक्वल टू एन मान लो या फिर ग्रेटर देन एन मान लो। तो मैं अभी इक्वल टू एन मान के चल लेता हूँ, दोनों ही कंडीशन में वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का बोथ साइड लॉग ले लो, तो के लॉग, ठीक है, के आगे आ जाएगा log 2 और इधर क्या हो जाएगा log n, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से n के टर्म्स में k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, log 2 डिवाइड में जाएगा और log a अपॉन log b क्या होता है, log ऑफ a विद बेस b हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं सब। ठीक है, ये log की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की वैल्यू जो निकल कर आई वो आई log n बेस 2। ठीक है, ये निकल कर आई, इस वैल्यू को k की जगह पुट कर दो तो आंसर सिमिलर नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, log n बेस 2 + 1, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, अब अगर हम अपनी वैल्यूज रख कर देखें तो log बेस 2 अगर 10 मान लो, ठीक है, 10 किसके आसपास है, 10 आसपास है तुम्हारा 2 की पावर 3, 8 के आसपास मान लेते हैं। तो 2 की पावर 3 मतलब ये पॉइंट में 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग में इसका लोअर बाउंड लेंगे हम। ठीक है, लोअर बाउंड लेंगे तो अप्रॉक्स 3 आया, 3 + 1 4 टाइम चलना चाहिए 10 के लिए, क्या 4 टाइम चल रहा था, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे आप और वैल्यू के लिए चेक करना, ये एग्जैक्ट आंसर देगा। तो ये प्रॉपर एनालिसिस है, और ये अगर आपको पेपर में आता है तो आपको प्रॉपर सारे फॉर्मूले अगर नहीं याद है तो आप 1-2 पे चेक करो, आंसर सेटिस्फाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इसकी। ठीक है, इसी तरह अगर डिवाइड का हो तो डिवाइड में कुछ नहीं करना होगा, आप देखोगे कि हर बार आधा हो रहा होगा, आधा हो रहा होगा तो हाफ पावर हो रही होगी, उसकी हाफ हो रही होगी, उसकी हाफ हो रही है, और कहीं पे जाके वो रुकेगा, तो उसको भी हम के मान के करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एल्गोरिथम में उसको अब देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।